नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर आर कुमार आप सभी का स्वराज एकेडमी पर हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, आज की जो हमारी चर्चा है वह उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित की जाने वाली पीसीएस 2020 की प्रारंभिक परीक्षा तथा मुख्य परीक्षा के पाठ्यक्रम पर विस्तृत चर्चा से संबंधित है। तो चलिए प्रारंभ करते हैं विस्तृत चर्चा के अंतर्गत साथियों, हम प्रारंभिक परीक्षा से लेकर साक्षात्कार परीक्षा तक के सभी चरणों का विस्तृत अध्ययन करेंगे। जैसा कि आपको पूर्व विदित है कि जो पीसीएस की परीक्षा होती है वह 3 स्तरों में आयोजित की जाती है: प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा और साक्षात्कार। प्रारंभिक परीक्षा जो साथियों होती है वह 400 अंकों की होती है तथा जो मुख्य परीक्षा होती है वह साथियों 1500 अंकों की होती है तथा जो साक्षात्कार होता है साथियों वह 100 अंकों का होता है। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं प्रारंभिक परीक्षा। साथियों, प्रारंभिक परीक्षा में वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, जिसमें से दोनों प्रश्न पत्र वस्तुनिष्ठ प्रकार के होते हैं। इसमें से जो पहला प्रश्न पत्र होता है उसे GS1 कहते हैं, यह 200 अंकों का होता है, और दूसरे प्रश्न पत्र को GS2 कहते हैं, यह भी 200 अंकों का होता है। लेकिन साथियों, जो पहला प्रश्न पत्र होता है 200 अंकों का, वह आपकी मेरिट निर्धारित करता है, लेकिन जो दूसरा प्रश्न पत्र होता है वह आपकी एलिजिबिलिटी निर्धारित करता है। अर्थात अगर दूसरे प्रश्न पत्र में आपके 33% अंक नहीं आते हैं तो आप पहले प्रश्न पत्र में कितना भी स्कोर किए हों उसका कोई मूल्य नहीं रहता है। मतलब आप जो प्रतियोगिता हो रही है आप उससे बाहर हो गए हैं। अब मुख्य परीक्षा की बात करते हैं। तो साथियों, मुख्य परीक्षा लिखित होती है, यह परंपरागत अनुसार लिखित ही होती है हमेशा से। इसमें अब पहले कुछ और था, लेकिन जो इस समय पैटर्न है हम सिर्फ उस पर चर्चा करेंगे। तो मुख्य परीक्षा जो होती है उसमें सबसे पहले 2 पेपर होते हैं हिंदी के। एक होता है सामान्य हिंदी और दूसरा होता है निबंध का। यह दोनों पेपर साथियों 150 और 150 अंक के होते हैं। इस प्रकार कुल 300 अंक हमें हिंदी से प्राप्त होते हैं। निबंध में 50-50 नंबर के 3 निबंध होते हैं और सामान्य हिंदी 150 अंक की होती है। इसके पश्चात हमारे GS के 4 पेपर होते हैं। GS के 4 पेपर होते हैं, GS1, GS2, GS4। तो GS1 200 अंकों का, GS2 भी 200 अंकों का, GS3 भी 200 अंकों का और GS4 भी 200 अंकों का। इस प्रकार कुल 800 अंक जो होते हैं वह हमें GS के पेपर से प्राप्त होते हैं, जो सामान्य अध्ययन का लिखित परीक्षा होती है उससे। फिर बात करते हैं हम ऐच्छिक विषय की। तो साथियों, ऐच्छिक विषय में जो होता है आपका वह उसके 2 पेपर होते हैं, पहला 200 अंकों का और दूसरा भी 200 अंकों का। तो कुल 400 अंक हम यहाँ से अर्जित करते हैं। उसके पश्चात होता है साक्षात्कार। साक्षात्कार साथियों होता है 100 अंकों का होता है, अब इस प्रकार अगर हम देखें तो हमारा जो कुल योग बनता है वह 1600 अंकों का बनता है। इसमें 300 सामान्य हिंदी से, 800 GS से और 400 ऐच्छिक विषय से और 100 अंक आपके साक्षात्कार से होते हैं। यह पूर्णांक है। इस पूर्णांक में से आप कितना अर्जित करते हैं इस पर निर्भर करता है कि आपका अंतिम रूप से चयन होगा अथवा नहीं होगा। तो चलिए देख लेते हैं। यह प्रारंभिक परीक्षा का पाठ्यक्रम है के बारे में बताया गया है। इसमें 2 पेपर होते हैं वस्तुनिष्ठ प्रकार के, दोनों एक ही दिन आयोजित किए जाते हैं, 200 अंकों के और 200 अंकों के। इसमें कुल 150 प्रश्न पूछे जाते हैं। पहले वाले प्रश्न जो पहला प्रश्न पत्र होता है बहुविकल्पी, उसके 150 प्रश्न होते हैं, और जो दूसरा वाला बहुविकल्पी प्रश्न होता है उसमें 100 अंक होते हैं। यह आपकी मेरिट निर्धारित करता है और यह आपकी एलिजिबिलिटी, इसमें 33%
अंक लाना अपरिहार्य है। फिर जो पहला पेपर होता है वह 9:30 बजे से लेकर आपका 11:30 बजे तक होता है, और जो दूसरा पेपर होता है वह 2:30 बजे से लेकर 4:30 बजे तक होता है। और दूसरे प्रश्न पत्र में वही चीज़ बताई गई है कि 33% अंक लाना अनिवार्य है। पहला प्रश्न पत्र मेरिट निर्धारित करता है और दूसरा प्रश्न पत्र आपकी योग्यता निर्धारित करता है। फिर यहाँ मुख्य विषय का पाठ्यक्रम है, जिसमें मैंने अभी ऊपर बताया हिंदी 150 अंकों की, निबंध 150 अंकों का, और जीएस के 1 से 4 पेपर होते हैं जो 200 अंकों के होते हैं। फिर इन विषयों के अतिरिक्त आपका एक ऐच्छिक विषय होता है। इसमें प्रत्येक विषय के लिए प्रत्येक प्रश्न पत्र के लिए 3 घंटे निर्धारित होते हैं और 200 अंक दिए जाते हैं। फिर बात करते हैं हम ऐच्छिक विषय की या वैकल्पिक विषय की। इसमें आप अपनी इच्छानुसार निम्न विषयों में से कोई भी एक विषय चुन सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं इसमें से कौन कौन से विषय हैं। पहला विषय है कृषि विषय, दूसरा प्राणी विज्ञान, तीसरा रसायन विज्ञान, चौथा भौतिक विज्ञान, पाँचवा गणित, छठा भूगोल, सातवां अर्थशास्त्र, आठवां समाजशास्त्र, फिर 9वां दर्शन शास्त्र, और 10वां है भूविज्ञान, 11वां है मनोविज्ञान, और 12वां है वनस्पति विज्ञान, और 13वां है विधि, फिर 14वां है पशुपालन एवं पशु चिकित्सा विज्ञान, 15वां है सांख्यिकी, 16वां है प्रबंध, और 17वां है राजनीति विज्ञान एवं अंतर्राष्ट्रीय संबंध, 18वां है इतिहास, 9वां है नर विज्ञान, 20वां है सिविल अभियांत्रिकी, 21वां है यांत्रिक अभियांत्रिकी, और 22वां है विद्युत अभियांत्रिकी, 23वां है अंग्रेजी साहित्य, 24वां है उर्दू साहित्य, 25वां है हिंदी साहित्य, और 26वां है संस्कृत साहित्य। इसके अतिरिक्त वाणिज्य एवं लेखांकन है 27वां, 28वां है लोक प्रशासन, और 29वां है चिकित्सा विज्ञान। इस प्रकार ये कुल 29 विषय हैं। इन्हीं में से आपको कोई एक विषय चुनना है। इनके 2 प्रश्न पत्र होंगे, प्रत्येक जो प्रश्न पत्र होगा वह 200 अंकों का होगा। इस प्रकार कुल 400 अंक अधिकतम आप यहाँ से अर्जित करते हैं। फिर साथियों, हमने बताया था कि व्यक्तिगत या फिर मौखिक साक्षात्कार होता है जो 100 अंकों का होता है। इसके लिए सामान्य जानकारी आवश्यक होती है जो विषय से संबंधित होती है और समाज तथा उस सिस्टम से संबंधित होती है जिसमें आप जा रहे हैं सेवा के लिए। फिर देखते हैं परिशिष्ट 5 में विस्तृत पाठ्यक्रम दिया गया है। इसमें सामान्य अध्ययन प्रारंभिक परीक्षा का जो पहला प्रश्न पत्र है उसके बारे में दिया गया है। यहाँ 2 घंटे दिए गए हैं और अधिकतम अंक 200 दिए गए हैं। तो चलिए प्रारंभिक परीक्षा का पाठ्यक्रम देख लेते हैं। साथियों, प्रारंभिक परीक्षा के पाठ्यक्रम में राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय महत्व की समसामयिक घटनाएं यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। इसके अतिरिक्त भारत का इतिहास एवं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से प्रश्न पूछे जाते हैं। भारत एवं विश्व का भूगोल, भारत एवं विश्व का भौतिक, सामाजिक एवं आर्थिक भूगोल से प्रश्न पूछे जाते हैं। भारतीय राजनीति एवं प्रशासन से संबंधित संविधान, राजनीति व्यवस्था, पंचायती राज, लोक नीति, आधिकारिक मुद्दे, इनसे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। उसके पश्चात आर्थिक एवं सामाजिक विकास, सतत विकास, गरीबी, अंतर्विष्ट, जनांकिकी, सामाजिक परिक्षेत्र आदि से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। जैव विविधता, जलवायु परिवर्तन से भी प्रश्न पूछे जाते हैं, और सामान्य विज्ञान, यहाँ से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय महत्व की सामयिक घटनाएं, इसके अंतर्गत राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय महत्व की समसामयिक घटनाओं पर आधारित प्रश्न पूछे जाते हैं। ऐसी अपेक्षा की जाती है कि विद्यार्थियों को इनके बारे में पता होना चाहिए। फिर भारत का इतिहास एवं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से प्रश्न पूछे जाते हैं। इसके अंतर्गत इतिहास के सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक पक्षों की व्यापक जानकारी पर विशेष ध्यान देना होता है। फिर है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पर अभ्यर्थियों से स्वतंत्रता आंदोलन की प्रकृति, विशेषता, राष्ट्रवाद, अभ्युदय, स्वतंत्रता प्राप्ति के बारे में जानकारी अपेक्षित की जाती है। भारत एवं विश्व का भूगोल, इसके अंतर्गत भौतिक, सामाजिक, आर्थिक भूगोल तथा विश्व के संबंध में जो होता है उसमें सामान्य जानकारी, विश्व के भूगोल के संबंध में सामान्य जानकारी अपेक्षित की जाती है। भारत का भूगोल के अंतर्गत देश के भौतिक, सामाजिक
आर्थिक, भूगोल एवं भूगोल से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। फिर है भारतीय राजनीति एवं शासन संविधान। इसके अंतर्गत संविधान, राजनीतिक व्यवस्था, पंचायती राज, लोक नीति, आधिकारिक प्रकरण आदि से संबंधित प्रश्न होते हैं, जिसमें आपका भारतीय राज्य व्यवस्था, अर्थव्यवस्था, संस्कृति के अंतर्गत देश के पंचायती राज तथा सामुदायिक विकास सहित राजनीतिक प्रणाली के ज्ञान तथा भारत की आर्थिक नीति के व्यापक लक्षणों एवं भारतीय संस्कृति की जानकारी पर प्रश्न होंगे। फिर है आर्थिक एवं सामाजिक विकास। आर्थिक एवं सामाजिक विकास के अंतर्गत सतत विकास, गरीबी अंतर्विष्ट, जनांकिकीय, सामाजिक क्षेत्र के इनिशिएटिव आदि से प्रश्न पूछे जाते हैं, जिसमें अभ्यर्थियों की जानकारी का परीक्षण जनसंख्या, पर्यावरण, नगरीकरण की समस्याओं तथा उनके संबंधों में परिप्रेक्ष्य में किया जाएगा। फिर है पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी संबंधी सामान्य विषय, जैव विविधता, जलवायु परिवर्तन से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। इस विषय में विषय विशेषज्ञता की आवश्यकता नहीं होती है और अभ्यर्थियों से सामान्य जानकारी की अपेक्षा की जाती है। फिर है सामान्य विज्ञान। सामान्य विज्ञान में दैनिक अनुभवों और प्रेक्षणों से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। सामान्य परिबोध की जानकारी होनी चाहिए और इसके अंतर्गत सुशिक्षित व्यक्ति से अपेक्षा की जाती है कि जैसी कि सुशिक्षित व्यक्ति से अपेक्षा की जाती है, उसमें वैज्ञानिक विषयों का विशेषज्ञ होना आवश्यक नहीं है। नोट: जो उपरोक्त जितने भी विषय हैं वह उत्तर प्रदेश के संबंध में भी आपको सामान्य जानकारी होनी चाहिए। जितने भी ऊपर विषय दिए गए हैं उनसे संबंधित जो उत्तर प्रदेश है उसके रेफरेंस में भी आपको जानकारी होनी चाहिए। चलिए प्रश्न पत्र 2 की बात करते हैं। प्रश्न पत्र 2 में जो होता है, जो आपका सिर्फ 33% अंक इसमें लाने होते हैं। यह भी 2 घंटे का होता है और इसमें 100 प्रश्न होते हैं, जबकि ऊपर वाले में 150 प्रश्न होते हैं। इसमें साथियों कंप्रहेंशन आता है और वैयक्तिक क्षमता, जिसमें संप्रेषण कौशल भी समाहित होंगे, इससे संबंधित प्रश्न। तार्किक एवं विश्लेषणात्मक योग्यता, फिर है निर्णय क्षमता एवं समस्या समाधान, सामान्य बौद्धिक योग्यता, प्रारंभिक गणित हाई स्कूल स्तर की, सामान्य अंग्रेजी हाई स्कूल स्तर की, सामान्य हिंदी हाई स्कूल स्तर की और प्रारंभिक गणित हाई स्कूल स्तर की अपेक्षित की जाती है। अंकगणित के अंतर्गत निम्नलिखित से प्रश्न पूछे जाते हैं। इसमें औसत से, अनुपात समानुपात से, प्रतिशत से, लाभ एवं हानि से, साधारण ब्याज एवं चक्रवृद्धि ब्याज से, काम एवं समय से, चाल, समय एवं दूरी से प्रश्न पूछे जाते हैं। बीजगणित के अंतर्गत जो प्रश्न पूछे जाते हैं वह बहुपद के गुणनखंड, बहुपदों का लघुत्तम समारपद तथा महत्तम समारपद और उनसे संबंधित शेषफल, प्रमेय, सरल उपयोग, सरलीकरण, द्विघाती सरलीकरण आदि से प्रश्न पूछे जाते हैं। साथ ही समुच्चय सिद्धांत के अंतर्गत समुच्चय सिद्धांत, इसके अंतर्गत समुच्चय, उप सिद्धांत और उचित समुच्चय और रिक्त समुच्चय और समुच्चयों के बीच संक्रियाएं, संघ, प्रतिच्छेद, अंतर, सममित अंतर, वेन आरेख आदि से प्रश्न पूछे जाते हैं। फिर रेखागणित के अंतर्गत त्रिभुज, आयत, वर्ग, समलंब चतुर्भुज, वृत्त की रचना एवं उसके गुण संबंधी प्रमेय तथा परिमाप एवं उनके क्षेत्रफल से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। फिर है गोला, समकोणीय वृत्ताकार बेलन, समकोणीय वृत्ताकार शंकु तथा घन, आयतन एवं पृष्ठीय क्षेत्रफल। फिर है सांख्यिकी। सांख्यिकी के अंतर्गत आंकड़ों का संग्रहण, आंकड़ों का वर्गीकरण, बारंबारता, बारंबारता बंटन, सारणीयन, संचयी बारंबारता, आंकड़ों का निरूपण। फिर है दंड चार्ट, पाई चार्ट, आयत चित्र, बारंबारता बहुभुज, संचयी बारंबारता और वक्र, केंद्रीय प्रवृत्ति की माप, समानांतर माध्य, माध्यिका और बहुलक, यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। फिर जनरल इंग्लिश या सामान्य
अंग्रेजी की बात की जाए वह भी 10th लेवल की होती है। इसमें कॉम्प्रिहेंशन रहता है, एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस पूछी जाती है, पार्ट ऑफ स्पीच पूछे जाते हैं और ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस पूछे जाते हैं, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट पूछे जाते हैं, पंक्चुएशन एवं स्पेलिंग्स पूछी जाती हैं, वर्ड मीनिंग पूछा जाता है, वोकैबुलरी एंड यूजेस पूछे जाते हैं, इडियम्स एंड फ्रेजेस रहते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स रहते हैं। फिर है साथियों सामान्य हिंदी, यह भी हाई स्कूल स्तर की होती है। इसके पाठ्यक्रम में अगर देखा जाए तो रहता है हिंदी वर्णमाला एवं विराम चिन्ह रहते हैं, शब्द रचना वाक्य रचना का अर्थ रहता है, शब्द रूप रहते हैं, समास एवं संधि रहती है, क्रियाएं रहती हैं, अनेकार्थी शब्द रहते हैं, विलोम शब्द रहते हैं, पर्यायवाची शब्द रहते हैं, मुहावरे एवं लोकोक्तियाँ रहती हैं, तत्सम तत्भव एवं देशज एवं विशेषज शब्द रहते हैं। फिर है वर्तनी, इसी के अंतर्गत आता है, अर्थबोध आता है, हिंदी भाषा के प्रयोग में होने वाली अशुद्धियाँ इसी में पूछी जाती हैं और उत्तर प्रदेश की बोलियाँ इसी में पूछी जाती हैं। अब परिशिष्ट 6 है। परिशिष्ट 6 में जो मुख्य परीक्षा होती है उसके जो पेपर होते हैं उनके बारे में है। यहाँ पर सम्मिलित राज्य प्रौढ़ अधीनस्थ सेवा परीक्षा की मुख्य लिखित परीक्षा हेतु निर्देश तथा पाठ्यक्रम के बारे में बताया गया है। आयोग प्रवेश पत्र के बिना किसी भी अभ्यर्थी को मुख्य लिखित परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं देंगे। ठीक है, साथ ही अनुमति नहीं मिलेगी। साथ ही किसी भी अभ्यर्थी के परीक्षा में प्रवेश हेतु अर्हता पात्रता संबंधी आयोग का निर्णय अंतिम होगा। दूसरे नंबर पर देखते हैं, दूसरे नंबर पर अभ्यर्थियों को सचेत किया जाता है कि उत्तर पुस्तिका में केवल निर्धारित स्थान पर ही अपना अनुक्रमांक लिखें, अन्यथा दंड स्वरूप उनके अंकों में कटौती की जाएगी। अभ्यर्थी उत्तर पुस्तिका में कहीं भी अपना नाम ना लिखें, अन्यथा उन्हें परीक्षा के लिए अहर्त घोषित किया जा सकता है। फिर तीसरे नंबर पर देखिए, यदि अभ्यर्थी को हस्तलिखित अस्पष्ट पठनीय, अब जो आप लिखते हैं वह अस्पष्ट है और अपठनीय है तो उसके प्राप्त अंकों के कुल योग में से कटौती की जा सकती है। चौथे नंबर पर देखते हैं, अभ्यर्थी अपने प्रश्नों के उत्तर अंग्रेजी रोमन लिपि अथवा हिंदी देवनागरी लिपि में अथवा उर्दू फारसी लिपि में लिख सकते हैं, परंतु उन्हें भाषा के प्रश्न पत्र उत्तर जब तक कि प्रश्न में अन्यथा निर्दिष्ट न हो अनिवार्य रूप से उसी भाषा में लिखना होगा। फिर है 5वां पॉइंट जो है वह है प्रश्न पत्र केवल अंग्रेजी लिपि में व हिंदी देवनागरी लिपि में होंगे, या तो अंग्रेजी या तो हिंदी में होंगे या फिर अंग्रेजी में होंगे। फिर छठे पर है सामान्य अध्ययन के वैकल्पिक विषयों के प्रश्न पत्रों का पाठ्यक्रम अन्यथा उल्लिखित विवरण अतिरिक्त किसी विश्वविद्यालय से स्नातक डिग्री धारी अभ्यर्थी से अपेक्षित स्तर का होगा। जो प्रश्न पत्र का स्तर होगा वह ग्रेजुएट लेवल का होगा, डिग्रीधारी स्नातक डिग्रीधारी। ठीक है, अब इसमें बात करते हैं पहला जो प्रश्न पत्र होगा जिसके हिंदी सामान्य हिंदी के बारे में बात की थी, यह 150 अंकों का होगा। दिए गए गद्य खंड का अवबोध एवं प्रश्नोत्तर उससे संबंधित होंगे। संक्षेपण होगा इसी में, और सरकारी एवं अर्ध सरकारी पत्र लेखन, तार लेखन, कार्यालय आदेश, सूचना परिपत्र। फिर शब्द ज्ञान एवं प्रयोग होगा, इसमें उपसर्ग एवं प्रत्यय होंगे, विलोम शब्द होंगे, वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा, वर्तनी एवं वाक्य शुद्धि होगा और लोकोक्ति एवं मुहावरे होंगे। फिर है निबंध। निबंध साथियों मैंने बताया था निबंध भी 150 अंकों का होता है। इसमें 50-50 अंकों के 3 निबंध होते हैं। निबंध प्रश्न पत्र में 3 खंड होंगे। ठीक है, प्रत्येक खंड से एक एक प्रश्न 700 शब्द सीमा जो है वह 700 है में लिखना है आपको। प्रत्येक खंड 50-50 अंकों का होगा और तीनों खंडों में निम्नलिखित विषयों पर आधारित निबंध होंगे, जिसमें से पहला जो विषय है खंड 1 है, इसमें जो विषय होंगे उसमें साहित्य एवं संस्कृति होगा, इससे संबंधित विषय है, इससे संबंधित निबंध पूछा जाएगा। फिर सामाजिक क्षेत्र से संबंधित प्रश्न पूछा जाएगा और एक निबंध राजनीतिक विषय से भी होगा। इन 3 विषयों से संबंधित
3 निबंध पूछे जाएंगे। फिर खंड 2 में है साथियों, खंड 2 में आपका विज्ञान पर्यावरण प्रौद्योगिकी के विषय पर आधारित निबंध पूछा जाएगा। दूसरा है आर्थिक क्षेत्र, इससे संबंधित एक निबंध पूछा जाएगा। और तीसरा है कृषि उद्योग एवं व्यापार, इससे संबंधित एक प्रश्न पूछा जाएगा। फिर खंड गा की बात की जाए तो इसमें राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम से संबंधित एक निबंध होगा। फिर है प्राकृतिक आपदाएं, भूस्खलन, भूकंप, बाढ़, सूखा आदि से संबंधित जो निबंध है वह इसके अंतर्गत पूछा जाएगा। फिर तीसरा जो निबंध होगा वह आपका राष्ट्रीय विकास योजनाओं एवं परियोजनाओं से संबंधित होगा। तो इन तरह से ये सारे निबंध के विषय हैं जहाँ से आपसे 3 निबंध पूछे जाएंगे और प्रत्येक निबंध 50 अंकों का होगा। इस प्रकार आप 150 अंक यहाँ से अर्जित कर सकते हैं। फिर है सामान्य अध्ययन प्रथम प्रश्न पत्र। इसमें साथियों भारतीय संस्कृति के इतिहास में प्राचीन काल से आधुनिक काल तक, देखिए प्राचीन काल से लेकर आधुनिक काल तक के कला प्रारूप, साहित्य एवं वास्तुकला के महत्वपूर्ण पहलू शामिल होंगे। फिर दूसरे नंबर पर देखें तो आधुनिक भारतीय इतिहास 1757 से लेकर 1947 तक, इसमें महत्वपूर्ण घटनाएं, व्यक्तित्व, समस्याएं इत्यादि से संबंधित प्रश्न होंगे। फिर है तीसरे नंबर पर देखिए स्वतंत्रता संग्राम, इसके विभिन्न चरण जैसे कि आपका फ्लासी का युद्ध, बक्सर का युद्ध, ठीक है। फिर उससे पहले 1857 की क्रांति आदि से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। मतलब चरणबद्ध तरीके से जो भी आंदोलन किए गए और देश के विभिन्न भागों जिनमें अलग अलग योगदान देने वाले महत्वपूर्ण व्यक्ति और उनका योगदान, इससे संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। फिर है चौथे नंबर पर स्वतंत्रता के पश्चात देश के अंदर एकीकरण एवं पुनर्गठन 1965 तक से संबंधित प्रश्न होंगे। फिर पांचवा है विश्व के इतिहास में 18वीं सदी, विश्व के इतिहास में 18वीं सदी से 20वीं सदी के मध्य तक की घटनाएं, जैसे फ्रांसीसी क्रांति 1789, औद्योगिक क्रांति, विश्व युद्ध, राष्ट्रीय सीमाओं का पुनः सीमांकन, उपनिवेशवाद की समाप्ति, इससे संबंधित, साथ ही राजनीतिक दर्शन शास्त्र जैसे साम्यवाद, पूंजीवाद, समाजवाद, नाजीवाद, फांसीवाद इत्यादि के रूप एवं समाज पर उसके प्रभाव इत्यादि शामिल होंगे। अब बात करते हैं छठे नंबर पर है भारतीय समाज और संस्कृति की मुख्य विशेषताएं क्या हैं, इससे संबंधित प्रश्न पूछा जाएगा। फिर है 7वें नंबर पर महिलाओं की समाज और महिला संगठनों की भूमिका, इसमें संगठनों में भूमिका, जनसंख्या तथा संबद्ध समस्याएं, गरीबी और विकासात्मक विषय, शहरीकरण, उनकी समस्याएं और उनके रक्षोपाय। फिर है 8वें नंबर पर उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण का अभिप्राय क्या है, उसका भारतीय समाज के अर्थव्यवस्था, राज्य व्यवस्था तथा समाज संरचना पर क्या प्रभाव पड़ा है, इसके बारे में आपको प्रश्न पूछे जाएंगे। फिर है 9वें नंबर पर है सामाजिक सशक्तिकरण, सांप्रदायिकता, क्षेत्रवाद, धर्मनिरपेक्षता, इससे संबंधित प्रश्न हो सकते हैं। फिर है विश्व के प्रमुख प्राकृतिक संसाधनों का वितरण, इसमें जल, मिट्टियाँ, वन, दक्षिण एवं दक्षिण पूर्व एशिया में भारत के विशेष संदर्भ में आपको प्रश्न पूछे जा सकते हैं। फिर है भौतिक भूगोल की प्रमुख विशिष्टताएं, इसमें भूकंप, सुनामी, ज्वालामुखी क्रियाएं, चक्रवात, समुद्री जलधाराएं, पवन और हिम सरिताएं आदि से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। फिर है भारत की सामुद्रिक संसाधन एवं उनकी संभाव्यता, इससे प्रश्न आते हैं। फिर है 13वें नंबर पर मानव प्रवास, विश्व के शरणार्थी समस्या, भारत उपमहाद्वीप के संदर्भ में आपको इसके शरणार्थियों के बारे में प्रश्न पूछे जाएंगे। फिर है सीमांत तथा सीमाएं, इसमें भारत उपमहाद्वीप के संदर्भ में पूछा जाएगा प्रश्न।
फिर है जनसंख्या एवं अधिवास, इसमें प्रकार एवं प्रतिरूप, नगरीकरण, स्मार्ट नगर और स्मार्ट ग्राम से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। फिर अगले चरण में देखते हैं 16 नंबर पर है उत्तर प्रदेश में ज्ञात इतिहास, उत्तर प्रदेश का विशेष ज्ञान, यहाँ पर है उत्तर प्रदेश का विशेष ज्ञान। इसमें इतिहास, संस्कृत, कला, साहित्य, वास्तुकला, त्यौहार, लोक नृत्य, साहित्य, प्रादेशिक भाषाएं, धरोहर, सामाजिक रीति रिवाज एवं पर्यटन आदि से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। फिर 17वें नंबर पर देखें तो उत्तर प्रदेश का विशेष ज्ञान, भूगोल, इसमें है मानव एवं प्राकृतिक संसाधन है, जलवायु है, मिट्टियाँ हैं, वन एवं वन्य जीव हैं, खदान एवं खनिज हैं, सिंचाई के स्रोत हैं। इनसे संबंधित प्रश्न होंगे जो आपके GS 1 का पेपर होगा, उसमें आपके ये 200 अंक यहीं से निर्धारित होंगे। फिर सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 2, इसमें देखिए कहाँ से प्रश्न पूछे जाएंगे। इसमें भारतीय संविधान, इसमें ऐतिहासिक आधार, फिर विकास, विशेषताएं, संशोधन, महत्वपूर्ण प्रावधान तथा आधारभूत संरचना, संविधान के आधारभूत प्रावधानों के विकास में उच्चतम न्यायालय की भूमिका, यहाँ से प्रश्न पूछे जाएंगे। फिर दूसरा है संघ एवं राज्य के कार्य तथा उत्तरदायित्व, संघीय ढांचे से संबंधित विषय तथा चुनौतियाँ, स्थानीय स्तर पर शक्तियों एवं वित्त का हस्तांतरण एवं उनकी चुनौतियाँ, इससे संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। फिर है केंद्र राज्य वित्तीय संबंधों में वित्त आयोग की भूमिका क्या होती है, यहाँ से प्रश्न पूछे जाएंगे। फिर आपका है शक्ति का पृथक्करण, विवाद निवारण तंत्र तथा समस्याएं, वैकल्पिक विवाद निवारण तंत्रों का उदय एवं उनका प्रयोग। फिर 5वें नंबर पर है भारतीय संविधान योजना का अन्य मुख्य लोकतांत्रिक देशों के साथ तुलना की जाएगी, इससे संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। फिर है 6ठे नंबर पर संसद और राज्य विधायिका, इसके संरचना, कार्य, संचालन, शक्तियाँ तथा विशेषाधिकार तथा संबंधित विषय से प्रश्न पूछे जाएंगे। फिर है 7वें नंबर पर कार्यपालिका एवं न्यायपालिका की संरचना, संगठन और कार्य, सरकार के मंत्रालय एवं विभाग, प्रभावक समूह, जो समूह प्रभाव डालते हैं उनके बारे में, और औपचारिक अनौपचारिक संघ तथा शासन प्रणाली में उनकी भूमिका, जनहितवाद, इसके बारे में भी प्रश्न पूछा जाएगा। फिर है आपका 8वें नंबर पर जनप्रतिनिधित्व अधिनियम की मुख्य विशेषताएं क्या हैं, इससे संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। और 9वें नंबर पर है विभिन्न संवैधानिक पदों पर नियुक्त शक्तियों, कार्य तथा उनके उत्तरदायित्व क्या हैं। जो संवैधानिक पदों पर नियुक्ति हैं उनकी शक्तियाँ क्या हैं, कार्य क्या हैं और उनके उत्तरदायित्व क्या हैं, इससे संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। फिर है संवैधानिक विनायक तथा विभिन्न अर्ध न्यायिक निकाय, नीति आयोग समेत उनकी विशेषताएं एवं कार्यभाग, इससे संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। फिर है सरकारी नीतियों और विभिन्न क्षेत्रों में विकास के लिए हस्तक्षेप, उनके अधिकल्पन तथा कार्यान्वयन के कारण उत्पन्न विषय एवं सूचना संचार प्रौद्योगिकी, इससे संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। फिर 12वें नंबर पर है आपका विकास प्रक्रियाएं, गैर सरकारी संगठन की भूमिका, स्वयं सहायता समूह की भूमिका, विभिन्न समूह एवं संघ, अभिदाता, सहायार्थ संस्थाएं, ठीक है, और इसमें संस्थापक एवं अन्य अंशधारक, यहाँ से भी प्रश्न पूछे जाएंगे। फिर आपका है केंद्र एवं राज्य द्वारा जनसंख्या के अति संवेदनशील वर्गों के लिए कल्याणकारी योजनाएं तथा इन योजनाओं का कार्य निष्पादन, इन संवेदनशील वर्गों की रक्षा बेहतरी के लिए गठित तंत्र, विधि, संस्थान एवं निकाय। फिर 14 नंबर पर है स्वास्थ्य है, शिक्षा है, मानव संसाधनों से संबंधित सामाजिक क्षेत्र, सेवाओं के विकास एवं प्रबंधन से संबंधित विषय से प्रश्न पूछे जाएंगे। फिर 15वें नंबर पर है गरीबी एवं भूख से संबंधित विषय
एवं राजनीतिक व्यवस्था के लिए इनका निहितार्थ। फिर 16 नंबर पर है शासन व्यवस्था, पारदर्शिता और जवाबदेही के महत्वपूर्ण पक्ष, जैसे ई गवर्नेंस, अनुप्रयोग, मॉडल, सफलताएं, सीमाएं एवं संभावनाएं, नागरिक चार्टर, पारदर्शिता, जवाबदेही, संस्थागत एवं अन्य उपाय। इससे संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। फिर 17वें नंबर पर है लोकतंत्र में उभरती हुई प्रवृत्तियों के संदर्भ में सिविल सेवाओं की भूमिका क्या है। इससे संबंधित जिसमें आप जा रहे हैं उसी की भूमिकाओं के बारे में पूछा जाएगा। फिर है 18वें नंबर पर भारत एवं अपने पड़ोसी देशों से उसके संबंध कैसे हैं। इससे संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। फिर 19वें नंबर पर है द्विपक्षीय, क्षेत्रीय, वैश्विक समूह और भारत से संबंधित और अथवा भारत के हितों को प्रभावित करने वाले करार क्या हैं। इससे संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। फिर 20वें नंबर पर जो है वह है भारत के हितों एवं अप्रवासी भारतीयों पर विकसित तथा विकासशील देशों की नीतियों तथा राजनीति का प्रभाव क्या पड़ता है। इसके से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। फिर है 21वें नंबर पर महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं और मंच, उनकी संरचना, अधिदेश तथा उनका कार्यभाग क्या होता है। इससे संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। फिर 22वें नंबर पर है उत्तर प्रदेश के राजनीतिक, प्रशासनिक, राजस्व, न्यायिक व्यवस्था की विशिष्ट जानकारी आपको होनी चाहिए। फिर है क्षेत्रीय, प्रांतीय, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व की समसामयिक घटनाओं से संबंधित भी प्रश्न भी पूछे जाएंगे इसी में। फिर है सामान्य धन का प्रश्न पत्र 3। इसमें साथियों जो विषय शामिल किए जाएंगे उसमें है पहला, भारत में आर्थिक नियोजन, उद्देश्य एवं उपलब्धियां, नीति आयोग की भूमिका, इससे संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। संपोषणीय विकास के लक्ष्य की प्राप्ति के प्रयास से के संबंध में। फिर है गरीबी के मुद्दे, बेरोजगारी, सामाजिक न्याय और समावेशी समृद्धि से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। तीसरे नंबर पर है सरकार के बजट के अवयव क्या हैं तथा वित्तीय प्रणाली क्या है। इससे संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। फिर है चौथे नंबर पर फसलें तथा विभिन्न प्रकार की सिंचाई विधि, सिंचाई प्रणाली और कृषि उत्पाद, भंडारण, ढुलाई एवं विपणन, किसानों की सहायता हेतु तकनीकी आदि से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। फिर है 5वें नंबर पर अप्रत्यक्ष एवं प्रत्यक्ष कृषि सहायकी और तथा न्यूनतम समर्थन मूल्य, जो फसल तैयार होती है उस पर सरकार न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित करती है ताकि लोग उससे नीचे कीमत पर अनाज खरीदने या बेचने के लिए बाध्य ना हों। फिर इससे जुड़े हुए सार्वजनिक वितरण प्रणाली, उद्देश्य, क्रियाएं, इसके उद्देश्य क्या हैं, क्रियाएं क्या हैं, परिसीमाएं क्या हैं, शुद्धिकरण क्या है, खाद्य सुरक्षा क्या है, फिर बफर भंडार क्या है, कृषि संबंधित तकनीकी अधिनियम, टेक्नोलॉजी आदि से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। फिर है 6ठे नंबर पर भारत में खाद्य प्रसंस्करण से संबंधित उद्योग के कार्य क्षेत्र, महत्व, स्थान निर्धारण, ऊर्ध्व एवं अधो प्रवाह, आवश्यकताएं, आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन आदि से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। फिर 7वें नंबर पर है भारत में स्वतंत्रता के पश्चात भूमि सुधार आंदोलन, भूमि सुधार क्या हुआ है उससे संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। फिर 8वें नंबर पर है भारत में वैश्वीकरण तथा उदारीकरण के प्रभाव, वैश्वीकरण और उदारीकरण का प्रभाव क्या हुआ, औद्योगिक नीति में परिवर्तन तथा इसके प्रौद्योगिकी समृद्धि पर प्रभाव, इससे संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। 9वें नंबर पर है इसमें आधारभूत संरचना, जिसमें ऊर्जा है, बंदरगाह, सड़क और विमानपत्तन तथा रेलवे इत्यादि से संबंधित है। यह आधारभूत संरचना है। किसी भी राष्ट्र की आधारभूत संरचना में ऊर्जा, बंदरगाह, सड़क परिवहन, विमानपत्तन तथा रेल परिवहन शामिल किया जाता है। फिर है विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी 10वें नंबर पर, इसमें है विकास एवं अनुप्रयोग, दैनिक जीवन एवं राष्ट्रीय सुरक्षा में भारत की विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी नीति क्या है।
इससे संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। फिर 11वें नंबर पर है विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी में भारतीयों की उपलब्धियाँ। भारतीयों की उपलब्धियों के बारे में प्रश्न पूछे जाएंगे। प्रौद्योगिकी का देशजीकरण तथा नवीन प्रौद्योगिकी का विकास, प्रौद्योगिकी का हस्तांतरण और द्वि अनुप्रयोगी एवं क्रांतिक अनुप्रयोग प्रौद्योगिकियाँ, इससे संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। फिर 12वें नंबर पर है सूचना एवं प्रसारण प्रौद्योगिकी, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी, सूचना एवं प्रसारण प्रौद्योगिकी, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी, कंप्यूटर, ऊर्जा स्रोत, नैनो प्रौद्योगिकी, सूक्ष्म जीव विज्ञान, ठीक है, जैव प्रौद्योगिकी क्षेत्र में जागरूकता, बौद्धिक संपदा अधिकार एवं डिजिटल अधिकारों से संबंधित मुद्दों से प्रश्न पूछे जाएंगे। फिर है 13वें नंबर पर पर्यावरण सुरक्षा, पर्यावरणीय सुरक्षा एवं पारिस्थितिकी तंत्र, वन्य जीव संरक्षण, जैव विविधता, पर्यावरणीय प्रदूषण एवं रक्षण, पर्यावरणीय संघात आकलन, इससे संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। फिर 14वें नंबर पर है आपदा, गैर पारंपरिक सुरक्षा एवं संरक्षा की चुनौतियों के रूप में आपदा उपशमन एवं प्रबंधन से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। फिर 15वें नंबर पर है अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा की चुनौतियां, इसमें आणविक प्रसार के मुद्दे, अतिवाद के कारण तथा प्रसार, संचार तंत्र, मीडिया की भूमिका तथा सामाजिक तंत्रीकरण, साइबर सुरक्षा के आधार, मनी लॉन्ड्रिंग तथा मानव तस्करी, इससे संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। फिर है 16वें नंबर पर भारत की आंतरिक सुरक्षा। तो साथियों, भारत की आंतरिक सुरक्षा की चुनौतियां क्या हैं और आतंकवाद, भ्रष्टाचार, प्रति विद्रोह तथा संगठन अपराध, इससे संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। फिर 17वें नंबर पर देखिए सुरक्षा बलों की भूमिका, प्रकार तथा शासनाधिकार, भारत का उच्च रक्षा संगठन, इससे संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। 18वें नंबर पर आप देखिए तो उत्तर प्रदेश के आर्थिक परिदृश्य का विशिष्ट ज्ञान होना चाहिए आपको। उत्तर प्रदेश के अर्थव्यवस्था का सामान्य विवरण, जिसमें आपको राज्य के बजट, कृषि, उद्योग आधारित संरचना, भौतिक संसाधनों का महत्व, मानव संसाधन और एवं कौशल विकास, सरकार के कार्यक्रम एवं कल्याणकारी योजनाओं से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे, जिनके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। फिर 19वें नंबर पर है कृषि, बागवानी, तकनीकी एवं पशुपालन के मुद्दों से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। फिर 20वें नंबर पर है उत्तर प्रदेश के विशेष संदर्भ में कानून एवं व्यवस्था, कानून व्यवस्था और नागरिक सुरक्षा, इससे संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। इस प्रकार साथियों, यह जो तीसरा पेपर था उसके भी जो पाठ्यक्रम है वह पर चर्चा कर ली गई है। यह भी 200 अंकों का होगा और इसके लिए भी 3 घंटे का समय निर्धारित किया गया है। अंतिम जो जीएस का पेपर है उस पर जरा चर्चा कर लेते हैं। यह नीति शास्त्र तथा मानवीय अंत, इसके अंतर्गत आप संबंध, मानवीय क्रियाओं, मानवीय क्रियाकलापों में नीति शास्त्र का सार तत्व, इसके निर्धारक और परिणाम, नीति शास्त्र के आयाम, निजी एवं सार्वजनिक संबंधों में नीति शास्त्र, इससे संबंधित प्रश्न जो हैं वो पूछे जाएंगे। साथ ही मानवीय मूल्य, महान नेताओं, सुधारकों, प्रशासकों के जीवन तथा उनके उपदेशों से शिक्षा मूल्य विकसित करने में परिवार, समाज एवं शैक्षणिक संस्थाओं की क्या भूमिका है, इससे संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। फिर अभिवृत्ति है, अभिवृत्ति, इसके अंतर्गत कंटेंट, संरचना, कार्य, विचार और आचरण के परिप्रेक्ष्य में इसका प्रभाव एवं संबंध, नैतिक एवं राजनीतिक अभिरुचि, सामाजिक प्रभाव और सहमति पैदा करना, इससे संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। सिविल सेवा के लिए अभिरुचि एवं बुनियादी मूल्य, सत्यनिष्ठा, निष्पक्षता तथा गैर तरफदारी, वस्तुनिष्ठता, सामाजिक सेवा के प्रति समर्पण भाव जो है आपका, तथा कमज़ोर वर्गों के प्रति सहानुभूति, सहिष्णुता एवं करुणा, इससे संबंधित
आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे। फिर है संवेदनात्मक बुद्धि। इसमें साथियों अवधारणाएं तथा आयाम, प्रशासन व्यवस्था में उनकी उपयोगिता और प्रयोग, इससे संबंधित प्रश्न तथा भारत तथा विश्व के नैतिक विचारकों, जो भारत एवं विश्व के नैतिक विचारक हैं तथा दार्शनिकों का योगदान क्या है, उससे संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। फिर है लोक प्रशासन में लोक तथा सिविल सेवा मूल्य तथा नीति शास्त्र, इससे संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। स्थिति तथा समस्याएं, सरकारी तथा निजी संस्थाओं में नैतिक सरोकार तथा बुनियाद तथा दुविधाएं क्या हैं। नैतिक मार्गदर्शन के स्रोतों के रूप में विधि, नियम, नियमन तथा अंतरात्मा, जवाबदेही, नैतिक शासन व्यवस्था में नैतिक मूल्यों तथा सुदृढ़ीकरण, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों तथा निधि व्यवस्था में नैतिक मुद्दे, कॉरपोरेट शासन व्यवस्था, इससे संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। और शासन व्यवस्था में ईमानदारी, इसमें लोक सेवा की अवधारणा तथा शासन व्यवस्था और ईमानदारी का दार्शनिक आधार, सरकार में सूचना का आदान प्रदान और पारदर्शिता, साथ ही सूचना का अधिकार, नीतिपरक आचार संहिता, आचरण संहिता, नागरिक घोषणा पत्र, कार्य संस्कृति, सेवा प्रदान करने की गुणवत्ता, लोक निधि का उपयोग, भ्रष्टाचार की चुनौतियाँ, इससे संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। उपरोक्त विषयों पर मानव संबंधी अध्ययन या केस स्टडी, मामला संबंधी यहाँ जो मामला संबंधी होगा उपरोक्त विषयों से संबंधित, उसे केस स्टडी कहते हैं, उससे संबंधित भी प्रश्न पूछे जाएंगे। तो साथियों, इस प्रकार हमने जीएस के चारों पेपरों के बारे में जो पाठ्यक्रम है निर्धारित किया गया है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा, उस पर चर्चा की और उस पर विस्तृत चर्चा की। आपको इसी के अंतर्गत अपनी तैयारी को करना है। फिर इसके बाद आता है ऐच्छिक विषय। साथियों, ऐच्छिक विषय में आप कोई भी विषय चुन सकते हैं। आप जो भी विषय चुनेंगे उसमें 2 प्रश्न पत्र होंगे, प्रत्येक 200-200 अंकों का। साथियों, ऐच्छिक विषयों को इसलिए नहीं मैंने डिस्कस किया है क्योंकि 29 ऐच्छिक विषय हैं और सबको अलग अलग करना, किसी का कोई विषय है, किसी का कोई विषय है, तो यह कुछ आवश्यक नहीं था। इसीलिए आपका जो ऐच्छिक विषय है आप उससे संबंधित अपना पाठ्यक्रम आयोग की वेबसाइट से देख सकते हैं। तो साथियों, आप सभी का धन्यवाद हमें सुनने के लिए और इस चर्चा को समझने के लिए।